अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक गुजारिश है कि पाकिस्तान में लोग मुझे सुनते हैं, लोगों का बहुत शुक्रिया। या कुछ चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना कुछ चीजें आप एक्सप्लेन। तो मैं आपको यानी सीरियसली बताऊं तो मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मेरी माँ बहुत अजीम खातून है, उनमें बड़ा सब्र है। हम उनके जैसे बन जाए बस, अल्लाह करे। इतना सब्र और इतनी हिम्मत हमारे अंदर भी हो जितनी मेरी अम्मी में है। तो मैंने उनको बहुत तंग किया है। सीरियसली ये है कि मैंने अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को बहुत तंग किया। जो टाइम है मेरा उनको खुश रखने का, मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रहा। और मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जो उन्होंने मुझे सिखाया। अम्मी अब्बू ने यही सिखाया मुझे, जो उन्होंने मुझे सिखाया मैं वही कर रहा हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि शायद ये इसमें, इन कैमरों में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, इसमें कोई पैसा मिलता है शायद, बहुत ज्यादा। मैंने तो 1 साल काम भी नहीं किया। कितनी मार खाई, 1 साल काम किया ही नहीं। कंप्रोमाइज कर लेता मैं। ये मामला पैसे का था ही नहीं, ना आज है। इसमें आप पीनट कमाते हैं, इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसा आप बाहर कमा सकते हैं कोई और काम करके। ये पैशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कोई बॉर्डर पे खड़ा हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, जान हथेली पे उसने रखी हुई है। कोई नाके पे खड़ा होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, कोई दफ्तर में बैठ के पूरी कर रहा है, कोई खेलों के मैदान में। हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। इसी तरह हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है। यानी इसका एक ये पैशन है एक मेरा, जर्नलिज्म। अब पैसे तो दुकानदार भी कमा लेते हैं। आप उधर 4 अपार्टमेंट बना के बेचे, आपको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे जो रियल स्टेट के कारोबार में गए, वो मेरे बुरे वक्त में मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा खान साहब पैसे चाहिए तो बताएं कितने चाहिए आपको, क्योंकि उनके पास मेरे से बहुत ज्यादा पैसा था। उन्होंने वो आसान रास्ता चूज कर लिया, वो हम्म। पैसा बनाते के। मुझे इसका पैशन था, मैंने कहा मुझे ये करना है। तो लोगों की गलत फहमी है। हर चीज की एक प्राइस होती है और वो आपको पे करनी पड़ती है। होता यह है कि कच्चे के इलाके में जमीन बड़ी फर्टाइल होती है। बिल्कुल। जब वहां से पानी गुजरता है, उसके बाद जब पानी कम होता है सर्दियों में, अक्टूबर में, नवंबर में, तो वो जमीन बड़ी फर्टाइल लैंड नीचे से निकलती है। ठीक। दोबारा पानी आता है जाके जून में। हम्म। तो ये टाइम होता है गंदम की फसल का। तो वहां बीज डालते हैं और बेहतरीन गंदम पैदा होती है। यानी वो लोग बताते हैं 50 से 60 मन तक फी एकड़ गंदम वहां पे पैदा हो जाती है, और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब जब वो फसल पैदा हो जाती है तो वहां जंग लग जाती है ठीक। और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उस फसल की लड़ाई होती है। अब वो बेशुमार हजारों एकड़ की वो जगह है, तो वहां से वो फसल के ऊपर लड़ते हैं। अब सरकार अपना हिस्सा निकालना चाहती है, सरकारी अफसर अपना निकालना चाहते हैं, वडेरे अपना निकालना चाहते हैं, जो वहां के जिम्मेदार है वो अपना निकालना चाहते हैं। जिनको आप कच्चे का डाकू कहते हैं, वो ये कहते हैं ये फसलें हमारी है, हमने यहाँ से लेनी है। तो वो हर दफा ऑपरेशन नॉर्मली इन्हीं दिनों में होता है। मैं नहीं कह रहा कि वो डाकू नहीं है, डाकू मौजूद है और डाकू है भी। कच्चे का ये है ना कि वो फसलों के चक्कर में मैं आपको बता रहा था कि वो लड़ाई सारी वही है। और एक हिस्सा उसका ये है। दूसरा देखें, वो बंदे हुआ करते हैं कच्चे में। मैं जिन डाकुओं से मिला उनके सर के ऊपर इनामात थे। 2013 में मैं डाकुओं से मिला हूं, बोरो नाम था एक का और एक का पता नहीं क्या नाम था। उनके दोनों के सर पे 10-10 लाख रुपए इनाम था उस वक्त, और दोनों जो है वो सरेआम फिर रहे थे। और मैंने अपने कैमरे से फिल्माया कि वो जिस डाकू के ऊपर 10 लाख इनाम था, वो जो डीएसपी और एसपी के पास गाड़ी नहीं होती, वो RKR, वो मोटरसाइकिल पे उस गाड़ी के पास गया। उस गाड़ी से उसने असला खरीदा और असला खरीद के वापस कच्चे में चला गया। वो डाकू जिसके सर के ऊपर इनाम है, वो सिंध पुलिस के पास जाता है, असला खरीदता है। और मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा गोलियां कहां से मिलती हैं, ये क्लाशनकोफ, ये हथियार, ये G3, ये वेपन तो यार ये आम आदमी को नहीं मिलते। हम शहरों में रहने वाले हैं, हम पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, इतने आराम से मिलते नहीं। तुम कच्चे के बीच में बैठ गए कैसे? कहते जी बाद औकात हम उनको पेमेंट करते हैं, बाद औकात हम उनका काम करते हैं। काम क्या होता है? हिस्सा होता है अगवा के अंदर पुलिस का और इंतजामिया का और लोगों का। ये सारा मिली भगत के साथ होता है। वडेरे इसके अंदर मुलव्वस है। क्यों नहीं खत्म होते? कच्चे का कोई इतना बड़ा इलाका है, कोई इतनी बड़ी साइंस है ये यार। इतनी देर में पूरा मुल्क फतह हो जाता है। हर साल ऑपरेशन होता है, कुछ भी नहीं होता। तो एक्चुअली ये ऑपरेशन होता ही नहीं, ये सिर्फ मफादात की एक लड़ाई होती है। उनको जो लोग पाल रहे हैं वो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यही कच्चे के डाकू आप कच्चे में ऑपरेशन करें, वहां से निकल के कराची जाके शहरों में रहना शुरू कर देंगे।
ये उधर से जाएंगे किसी और शहर में जाके रहना शुरू कर देंगे। आपको यार कभी आप सोचते थे कच्चे का एक डाकू जो है, जिसको आप डाकू कह रहे हैं, पता नहीं वो है भी या नहीं, शाहिद लोंडे, वो भाई अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसके पास बेहतरीन फैसिलिटी है, एचडी किस्म की उसकी वीडियो आती है, और लोग उसको, अच्छा वो धमकी भी लगाता है कि मुझे सब्सक्राइब करो। उसने ताने दिए हैं लोगों को, मुझे कोई क्लिप भेजा किसी ने, वो ताने दे रहा था कि अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपका जो है वो आपको बैलेंस दिलवा देता हूँ आपके मोबाइल में, आपका पैकेज करवा देता हूँ, मुझे सब्सक्राइब करें आप और मेरी वीडियो आप देखें। हालात कितने खराब हैं, ये आपको खबरें निकालनी पड़ती हैं, हुकूमत आप तक गलत इंफॉर्मेशन भी पहुंचाती है, और आदाद शुमार पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान आते या हालात ठीक हो जाते हैं, तो ये नहीं होना। जितनी मुझे इकोनॉमी की समझ है और जो मैंने पढ़ा है और जो देखा है, या जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं जी अब नहीं होना, आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा। अब ये आपने कितना अरसा उठाना है, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। अगर आज इस मुल्क में स्टेबिलिटी आती है तो आप आज के बाद 3 साल गिन रहे, 4 साल गिन रहे, हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यही स्टेबिलिटी अगर आज से 1 साल के बाद आती है, तो फिर आप उन 4 सालों को 6 साल कर लें, आप और देर करते हैं तो उन 6 सालों को 10 साल कर लें। जितनी देर तक आप इस लूले लंगड़े सिस्टम को घसीटेंगे और इन नलायकों और नकम्मे लोगों को, जिनको लोगों ने वोट भी नहीं डाले, इनके जरिए से निजाम को चलाने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिकवरी में टाइम आपका बढ़ता जाएगा। बाद में मुझे पुलिस स्टेशन में भी यही लगता था, ये मुझे अभी छोड़ेंगे एयरपोर्ट। मैं पुलिस को ये कह भी रहा था, मैंने कहा ये तुमने जो मजाक करना है कर लिया, मुझे तुम लोग अभी एयरपोर्ट छोड़ के आओगे और मैं हज करने जाऊंगा, मुझे लगता ही नहीं है कि तुम लोग ये कर सकते हो। वो रोना शुरू हो गए पुलिस वाले, मेरे घुटनों को भी हाथ लगाए उन्होंने। हमारा कसूर नहीं है, हमें मजबूर किया गया है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप हमें माफ कर दें। मुझे लगता था कि ये सिस्टम काफी ज्यादा जंग आलूद है, खराब है। नाउ आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये मुझे कोई अगर राह चलते मार दे तो मैं ये एक्सपेक्ट अब कर सकता हूँ, तो वो छोटी चीज है। ये नहीं मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, किसी को भी कोई राह चलते मार दे इस मुल्क के अंदर, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज मेरी नजर में वो छोटी चीज है। सारे मुसलमान ही रहते हैं ना इस मुल्क में, जितने हुक्मरान हैं वो सारे इस बात के लिए, या स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो सारे ये बात दावे से कहते हैं ना कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं। ये बहुत मुश्किल था करना जो इन्होंने किया है। और मैं उम्रा करके वापस आ गया पाकिस्तान में। इससे पहले मैंने, जब से ये पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, मैं 3 दफा बाहर गया हूं, तीनों दफा वापस आया, 4 दफा। रजीम चेंज के दौरान भी मैं बाहर गया था, वापस आ गया। जिन्होंने जाना, जिनकी मजबूरी है, वो बेचारे चले गए, जिनके लिए जमीन तंग हुई। मैं बाहर ज्यादा तंग हो जाता हूं, यानी मुझे यहां पे आप जेल में रख लें तो मेरा गुजारा हो जाता है, बाहर आप मुझे आजाद भी छोड़ें तो मेरा नहीं होता है गुजारा। मुझे लगता है कि मैं यहां पे इसका ओनर हूं, मेरी मलकियत है, मैं अपनी जगह पे हूं, मैंने ग्रिप किया हुआ है, कब्जा मेरे पास है पाकिस्तान, ऐसा मुझे फील आता है। मेरा मुल्क है ना, मुश्किल हो या आसानी हो तो मुझे लगता है मेरा। लेकिन जब बाहर में होता हूं तो मैं जितना मर्जी आजाद हूं तो मुझे एक बेचैनी रहती है कि वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है। ये घंटी बजती ही रहती है। आपने देखा होगा, मैं जब भी गया हूं 2-3 दिन 4 दिन, बस फौरन वापस आ जाता हूं, मैं नहीं रह पाता हूं। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद जब मैं गया तो मुझे बड़ा जोर लगाया घर वालों ने। मैं खबर लेने गया था, खबर की तलाश में गया था, जो इमरान खान साहब पे एक केस बन रहा था, मुझे पता चला कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, तो जब वापस आ रहा था मुझे बहुत जोर लगाया मेरे फैमिली मेंबर से, रुक जाओ वहां पे। मैं रुक ही नहीं सकता, मेरा काम हो गया, मैं आ रहा हूं, फौरन वापस आ गया। तो मैंने अभी भी, इनको सबको पता है, ये एक एक बंदा इस सिस्टम के अंदर जो है वो जानता है कि ये बाहर रह ही नहीं सकता, ये दौड़ के वापस आएगा, सबको पता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि, मुझे ऐसा लगा जैसे कि इसको तकलीफ दो, इसे तकलीफ दो, या ये एक लेवल रह गया, ये भी क्रॉस कर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कि मुझे जिन चीजों की ज्यादा तकलीफ है उनमें एक ये चीज है। मुझे बुरा लगा वाकई में कि यार आप मेरे से आराम उतरवा रहे हैं, कि उतार दें, आप आराम उतारना है जी, हमें ऑर्डर है, तो व्हाट इज दिस।
वही आराम पहनूंगा, फिर हज पे जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। इनका बाप भी नहीं रोक सकता। ये ट्राई करके देख लें, जब तक जिंदा हूं कोशिश करता रहूंगा।